of supply. Time of supply is the very important thing to decide the when the supply took place. Okay, for payment of tax, time of supply is absolutely necessary. For time of supply, we are having the two things. As you know, the name of the tax is GST, which is goods and services tax. So we has to learn the two things separately. One is the time of supply of goods and time of supply of services. Clear? So first, what are the basic rules of the time of supply? We has to see that. Okay, so time of supply of goods under section 12 subsection 2. Now, time of supply of goods shall be earlier of invoice or payment. Okay, now very important, three dates are very important for deciding the time of supply. One is the when the actual supply took place, when the invoice is issued, and when the payment is realized. Okay, so the first you have to consider is the actual date of issue of invoice by the supplier. Invoice means, in simple words, we are calling it as a bill कि कौन से दिन को bill issue हुआ. Okay, bill. Then the second thing you have to consider, due date for the issue of invoice by the supplier. कौन सी डेट को बिल इश्यू करना चाहिए. Okay, which is the due date for the issue of invoice. So कौन सी डेट को invoice issue करना चाहिए. In first case, if supply involves movement, supply involves movement का मतलब है हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं. That is called a movement. So in that case, the invoice should be prepared at the time of removal of goods for supply. मतलब जब मेरे गोडाउन या दुकान से वो गुड्स निकला तभी वो टाइम पे इनवॉइस बनना चाहिए. ठीक है. देन कंटिन्यू सप्लाई. व्हाट डू यू मीन बाय द कंटिन्यू सप्लाई? कंटिन्यू सप्लाई मीन्स एक मेरा साइट चल रहा है, एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जहां पे मैं कंटिन्यूसली सप्लाई करता हूं. फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग बन रहा है और मैं सीमेंट बेचने वाला बंदा हूं, तो मैं रेगुलरली उनको सीमेंट सप्लाई करता हूं. तो वो सीमेंट मैं वन टाइम सप्लाई नहीं करता. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डर और द कस्टमर, उसके हिसाब से मैं सप्लाई करता हूं. बट वो कंटिन्यू सप्लाई है. तो डेट, तो मैं उसका इनवॉइस कब इश्यू करूंगा? द डेट ऑफ इश्यू ऑफ स्टेटमेंट. मतलब अगर वो बोलते हैं मुझे कि एवरी मंथ, पूरे मंथ में तुमने कितना सीमेंट सप्लाई किया वो हमको बताना है, तो मैं स्टेटमेंट कब बनाऊंगा? एवरी मंथ बनाऊंगा. अगर वो बोलते हैं एवरी वीक बनाना है तो एवरी वीक बनाऊंगा. सो दैट इज द कंटिन्यूस सप्लाई. ओके. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. ये क्या होता है कि हम कुछ गुड्स दे देते हैं और वो जो डीलर होता है या एजेंट होता है वो क्या बोलता है कि अगर जितना गुड्स बिकेगा उसका मैं पैसा दूंगा और जितना गुड्स नहीं बिकेगा उतना मैं तुमको वापस दे दूंगा, रिटर्न दूंगा. तो इट इज कॉल्ड अ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. इन दिस केस, when you should prepare the invoice, the earlier of time at which it's become known that the supply has taken place, or 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल. मतलब जब तुमको नॉलेज में आया कि ये गुड सेल हो गया है, देन इट शुड बी, इनवॉइस शुड बी प्रिपेयर. और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. अगर तुमने वो बंदे को 6 महीने तक उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया तो 6 महीने के बाद उसका इनवॉइस बनना चाहिए. और अगर इनवॉइस नहीं बनता है और वो बंदा बोलता है कि मेरा गुड्स सेल नहीं हुआ है, तो वो गुड्स वापस आना चाहिए.
इन अदर केस डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपेंट और नोट, ठीक है। तो अदर केसेस में मतलब एक दुकान है, वो दुकान वाला सेल करता है, सो इन दैट केस डिलीवरी ऑफ गुड, जैसे ही उसको डिलीवरी देगा या गुड्स अवेलेबल करके देगा वो टाइम पे उसने इनवॉइस बनाना चाहिए। देन नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई, टाइम टू बी स्पेसिफाइड बाय द रूल। ये बहुत रेयरली होता है, कुछ गुड्स होते हैं जो स्पेशली उनके लिए प्रोविजन की गई है एक्ट में। Then, very important, the next date is the date on which payment is entered in the books of accounts of supplier, or the date on which payment is credited to supplier's bank account. Where the payment is received in advance, the supplier shall issue the receipt voucher and not a tax invoice. ठीक है, तो देखो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा कि एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब बना है और पेमेंट कब आया है, जो अर्लियर होगा वो, ठीक है। इनवॉइस समझो कि आज मैंने बिल बना दिया तो इट्स अ टाइम ऑफ सप्लाई अगर पेमेंट बाद में आया। बट अगर मेरा पेमेंट पहले आ गया और मैंने गुड्स बाद में डिलीवर किया, ठीक है, तो उसको हम एडवांस बोलेंगे, उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। सो इन केस ऑफ एडवांस द सप्लायर हैज टू गिव द रिसिप्ट नॉट अ इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता, ठीक है। सो लुक, टाइम ऑफ सप्लाई को कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। इनवॉइस रेज बिफोर रिमूवल, मतलब अगर गुड्स रिमूव ही नहीं हुआ है और उसके पहले अगर इनवॉइस बन गया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सपोज कि इनवॉइस डेट है 10 अक्टूबर 2020, इनवॉइस ड्यू डेट, बनना कब चाहिए था इनवॉइस, जब गुड्स डिलीवर्ड के लिए अवेलेबल है तब, तो वो है 20 अक्टूबर। पेमेंट एंट्री इन सप्लायर बुक्स 26 अक्टूबर एंड क्रेडिट इन बैंक अकाउंट 30 अक्टूबर, ठीक है। तो इसमें से अर्लियर क्या है, डेट और पेमेंट। सो इनवॉइस डेट इज अर्लियर ऑफ द payment date of payment, okay, so that is in this case the time of supply is 10th October 2020. now advance received, समझो कि 30th October 2020 को इनवॉइस बना है, then invoice due date was 20th October, payment entry in supplier books 10th October and credit in bank account 2020. तो पेमेंट रिसीव्ड एंड इनवॉइस इश्यूड दोनों में से जो अर्लियर डेट है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सो इन दिस केस ऑल्सो द टाइम ऑफ सप्लाई इज 10th अक्टूबर बिकॉज दोनों में से पेमेंट रिसीव्ड कब हुआ है, दैट इज अर्लियर देन द इश्यू ऑफ इनवॉइस। नाउ नेक्स्ट सप्लाई इनवॉइस, डिले इन इश्यू ऑफ इनवॉइस। डिले हो गया मतलब जब गुड्स सेंड किया है, जब गुड्स मूवमेंट चालू किया है, जब गुड्स डिलीवर्ड किया है, ऑन द स्पॉट इनवॉइस बनना चाहिए था, बट तभी इनवॉइस नहीं बना और डिले हो गया। तो देखो, फर्स्ट केस इनवॉइस डॉक्यूमेंट डेट, ओके, इनवॉइस कब बना, 26 अक्टूबर को। गुड्स रिमूव कब हुआ, रिमूवल ऑफ गुड्स 20 अक्टूबर को। तो एक्चुअली इनवॉइस कब बनना चाहिए था, 20 अक्टूबर को बनना चाहिए था, बट डिलीवरी हो गया गुड्स 26 अक्टूबर को। जब 26 अक्टूबर को डिलीवरी हुआ गुड्स, ऑन दैट डे इनवॉइस बना है एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है, 26 अक्टूबर। तो ये केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, the removal of goods, why, because this is the date on which invoice should be issued or this one is the due date of issue of invoice। देखो इनवॉइस कब बनाना है वो क्लियरली लिखा है,
अगर तुमने वो दिन को इनवॉइस नहीं बनाया तो भी वही दिन कंसिडर किया जाएगा फॉर अ टाइम ऑफ सप्लाई। अदरवाइज क्या होगा, पीपल विल सप्लाई द गुड्स एंड दे विल मेक द इनवॉइस आफ्टरवर्ड्स। मतलब आज गुड्स सप्लाई कर दिया, नेक्स्ट मंथ में वो इनवॉइस बनाएंगे और बोलेंगे कि अरे अभी सप्लाई तो नेक्स्ट मंथ में हुआ है, सो वी विल कंसिडर द टाइम ऑफ सप्लाई इन नेक्स्ट मंथ। तो नहीं चलेगा। गुड्स तुमने ये मंथ में सप्लाई किया है तो इनवॉइस भी यही मंथ में बनना चाहिए था, तुमने नहीं बनाया, उसमें वो तुम्हारी गलती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो वही पकड़ा जाएगा जब इनवॉइस बनना चाहिए था, ना कि तुमने एक्चुअली बनाया। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर। ठीक है, हमने स्टॉक ट्रांसफर किया है, यहाँ पे पेमेंट का कोई सवाल नहीं है। इंटर स्टॉक ट्रांसफर मीन्स मेरा ही डीलर है, मेरा ही डेपो है, या मेरा ही दूसरा दुकान है दूसरे स्टेट में, तो भी मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो उसमें भी सेम चीज है। डेट ऑफ इनवॉइस इज 10th अक्टूबर, रिमूवल ऑफ गुड्स इज 20th अक्टूबर, और डिलीवरी ऑफ गुड्स इज 26th अक्टूबर। तो इन दिस केस द इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, जो कि डेट ऑफ इनवॉइस गिनी जाएगी। देखो अभी इसमें बराबर समझ लो, रिमूवल ऑफ गुड्स इनवॉइस बनना कब चाहिए था, 20th अक्टूबर को, बट बनाया कब उसने, 10th अक्टूबर को। तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस तो है 10th अक्टूबर, विच इज अर्लियर देन द ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस, सो दैट डेट इज डेट ऑफ इनवॉइस विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। इन सिंपल वर्ड्स में अगर तुमको समझाओ तो जिस दिन को इनवॉइस बनना चाहिए और जिस दिन को इनवॉइस बना है उसमें से जो अर्लियर डेट होगी दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस कंसिडर होगी। ठीक है, एडवांस रिसीव्ड इनवॉइस फॉर फुल अमाउंट इश्यूड ऑन द सेम डे 40% एडवांस एंड 60% पोस्ट सप्लाई पेमेंट। ठीक है, तो 40% एडवांस कब दिया उसने, इनवॉइस डेट था 30 अक्टूबर, ओके, रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ 10th नवंबर को, और डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ 14th नवंबर को, और जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है वो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एक है 30th अक्टूबर और दूसरा है 20th नवंबर। तो 30th अक्टूबर का जो पेमेंट है वो क्या है, दैट इज द बिफोर द डेट ऑन द इनवॉइस, इनवॉइस की डेट को ही पेमेंट आ गया। तो 30 अक्टूबर इनवॉइस का डेट भी 30 अक्टूबर है और पेमेंट रिसीव्ड भी 30th अक्टूबर है, सो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, द टाइम ऑफ सप्लाई इज 30th अक्टूबर। बट इन केस द अमाउंट और द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 20th नवंबर, 20 नवंबर को जो पेमेंट आया है, तो इनवॉइस कब बना, 30 अक्टूबर को, पेमेंट कब आया, 20 नवंबर को, तो अर्लियर डेट क्या है, 30th अक्टूबर। so 30th अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, नाउ इन केस ऑफ डिले ऑफ, वही सेम एग्जांपल है, फिर भी एक टाइम तुम पढ़ लो इसको, कोई समझ में ना आए तो मुझे बताओ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन विद इन द 6 month ऑफ रिमूवल, सेल और अप्रूवल बेसिस का। जैसे कि तुमको बोला मैंने कि तुमको जब से गुड्स रिमूव हुआ है उसके 6 मंथ के अंदर अगर कंफर्मेशन आता है कि यस दिस गुड्स आर सोल्ड, देन दैट इज द डेट ऑफ सप्लाई। बट अगर वो टाइम तक कंफर्मेशन नहीं आता है तो द डेट ऑफ सप्लाई विल बी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। ओके, तो देखो इन 13th केस रिमूवल ऑफ गुड्स
1 अक्टूबर है, इश्यू ऑफ इनवॉइस 15th में है, एक्सेप्टेड बाय द रिसिपेंट इज 15th में, receipt of payment is 2 May. Okay, the time of supply will be 1st April 2020. क्यों अप्रैल 2020 होगा? क्योंकि 6 मंथ्स के बाद वो एक्सेप्टेंस आया है, उसको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब हुआ है? 2 मई को हुआ है, बट 1 अप्रैल को 6 मंथ हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई the time of supply is 1st April, not a 2nd May. Next, time of supply of services. Now services देखो, एक तो पहली बात, there are so many complication when we have to decide the actual provided service date of सर्विस प्रोवाइडेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर एसी सर्विसिंग वाला आता है या फिर एसी फिटिंग वाला आता है, अगर वो 3 दिन आता है तो वी कांट डिसाइड द which day he provided the service. Okay, so service provide, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो समझो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो कौन सा डेट गिना जाएगा? डेट ऑन विच द इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड और डेट ऑन विच द सीए एक्सेप्टेड द his service, और when he received the payment, or when he communicated कि तुम्हारा रिटर्न फाइल हो गया है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन सर्विस प्रोवाइडेड, बट this act is cleared about all those things. Okay, so first thing is invoice issued within a prescribed time limit, that is the 30 days and 45 days in case of banking, insurance and financial institution or the non-banking financial company. ठीक है, सो इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए? देखो, इन केस ऑफ गुड्स इनवॉइस शुड बी इश्यूड ऑन द डे गुड्स आर डिलीवर्ड और द गुड्स आर स्टार्टेड फॉर डिलीवरी. ठीक है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द इनवॉइस शुड बी इश्यूड विद इन 30 days. ओके, 45 days वाला छोड़ दो, अपने पास स्पेशल केस नहीं आएगा, बट विद इन 30 days वो इनवॉइस इश्यू होना चाहिए. सो डेट ऑफ, इन केस 30 days के अंदर इनवॉइस इश्यू हो गया तो डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. पेमेंट आया या फिर रिसिप्ट पेमेंट आया या फिर इनवॉइस इश्यू हुआ, विच एवर इज अर्लियर. इफ इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन 30 days, अगर 30 days के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेमेंट, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. यहाँ पे हम कौन सा डेट कंसीडर नहीं करेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस हम कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, इफ बोथ the case are not applicable, then date on which recipient show his books of account. अगर समझो कि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और दोनों केस, दोनों भी चीजें पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, तो एज पर रिसिपेंट की बुक में जब पेमेंट एंटर होता है, ऑन दैट डे वी कैन से दैट इज द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ service. Okay, now where the payment is received in advance, the supplier shall issue the receipt voucher and not a tax invoice. Where the payment of rupees 1000 is received in advance, then time of supply for goods or services is date of issue of invoice. Now take some example of time of supply. इनवॉइस रेज्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस. सर्विस कंप्लीट होने के पहले ही तुमने इनवॉइस इशू कर दिया. सो डेट ऑफ इनवॉइस इज 10th अक्टूबर. इनवॉइस ड्यू डेट, तुमने इनवॉइस इशू कब करना था? 20 अक्टूबर को. पेमेंट एंट्री इन सप्लायर बुक
26th October and credit in bank's account 30th October. तो इनवॉइस डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दोनों में से अर्लियर कौन सा है? दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस. सो टाइम ऑफ सप्लाई इज 10th October 2020. Advance received in that case, advance received is a 10th October. तो डेट ऑफ इनवॉइस कौन सा है? 30th October. और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इज 10th October, even though it is credited in the bank account as on 30th October. बट उसने 10th October को चेक दे दिया है ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10th October. देखो, पेमेंट एंट्री इन द सप्लायर बुक एंड क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट. तो ये दोनों का मतलब है डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड. और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड कौन सा कंसीडर होगा? ये दोनों में से अर्लियर. ठीक है, तो देखो अपने पास दो ही डेट हमको कंसीडर करनी है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट. तो डेट ऑफ पेमेंट कौन सी है? पेमेंट एंट्री इन द सप्लायर्स बुक और क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर. ये दोनों में से जो अर्लियर है वो डेट ऑफ पेमेंट है. और इनवॉइस डेट और इनवॉइस ड्यू डेट, ये दोनों में से जो अर्लियर है वो डेट ऑफ इनवॉइस है. तो हमको पहले ये दोनों में से अर्लियर ढूंढना है और दूसरे दोनों में से अर्लियर ढूंढना है, और वो दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे you can understand the time of supply. Okay, now delay in issue of invoice. ठीक है, कितने दिन में इशू करना चाहिए तुमको इनवॉइस? 30 डेज में. तो अगर 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं करते तो हम डेट ऑफ इनवॉइस नहीं गिनेंगे. हम क्या गिनेंगे? हम गिनेंगे डेट ऑफ प्रोवाइडेड द सर्विस. ठीक है, तो ये केस में देखो, इनवॉइस डेट है 26 दिसंबर, commencement of service is 20th October, completion of service is 16th November. 16th November को कंप्लीट हो गया सर्विस, तो 16 नवंबर से 16th दिसंबर तक. ठीक है, तो 16 दिसंबर was the last date for issue of invoice. बट इनवॉइस कब इशू किया है? 26 दिसंबर को इशू किया है. तो ये डिले हो गया है. इट्स अ डिले इन इशू ऑफ इनवॉइस. और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब आया है? 28 जन 2018 को. ये एक्चुअली ये मिस्टेक है. द 28 जनवरी 2021 चाहिए उधर. And in this case, the time of supply is 16th November 2020, ना कि 16 December. मालूम नहीं कैसे लिखा है, but there is some mistake in writing. But the actual the time of supply should be okay 16th November 2020. क्यों? क्योंकि 16th November को कंप्लीशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड हुआ है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है 28 जनवरी 2021. ठीक है, सो इन बोथ द केसेस व्हिच वन इज अर्लियर? द कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज अर्लियर. ओके, एंड सेम थिंग इन द नेक्स्ट केस. 30th अक्टूबर को इनवॉइस बन गया और 30th अक्टूबर को ही हमने सर्विस प्रोवाइड किया और कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो गया 30 दिसंबर को. और दो पेमेंट आए, एडवांस में आए 30th अक्टूबर 2020 को और 4th दिसंबर 2020 को. सो इन फर्स्ट केस देयर इज नो कंफ्यूजन. डेट ऑफ इनवॉइस तो पहले देखना है तुमने, इनवॉइस डेट अर्लियर है कि बाद में है, मतलब विद इन अ टाइम बना है. यस, विद इन अ टाइम बना है. ठीक है, विद इन अ टाइम क्यों बना है? क्योंकि कंप्लीशन ऑफ डेट ऑफ सर्विस क्या है? 30 दिसंबर है. तो 30 दिसंबर से लेके 30 जनवरी 2021 तक टाइम था, बट उसने कब बना दिया है इनवॉइस?
इनवॉइस बना दिया 30 अक्टूबर को ही बना दिया है, तो 30 अक्टूबर इज द डेट ऑफ इनवॉइस एंड 4th December 2020 इज द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो अर्लियर कौन सा है? 30 अक्टूबर है। सो टाइम ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई इज 30 अक्टूबर 2020। द सेम एग्जांपल्स है जो तुम कंटिन्यू सप्लाई के लिए है, जो कि डेट ऑफ स्टेटमेंट इज द ड्यू डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस है, तो उसको कंसिडर करना है। सो जस्ट रीड आउट दिस एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट लेट मी नो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है? एज यू नो, रिवर्स चार्ज मीन्स द टैक्स शुड बी पेड बाय द रिसिपेंट। रिसिपेंट इन द सेंस जो सेलर है वो टैक्स पेड नहीं करेगा, जो बायर है वो टैक्स पेड करेगा। सो इन दैट केस द time of supply will be where the tax liabilities to be paid on reverse charge basis the time of supply of goods service earlier of the, देखो, date on which the payment is entered in the books of recipient, date on payment is debited to the recipient's bank account। मतलब ये क्या हो गया? डेट ऑफ पेमेंट। दोनों का मतलब है, दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट। ओके, और 31st day in case of goods, 61st day in case of services from the date of issue of invoice by the supplier। मतलब अगर गुड्स सप्लाई किया है तो 31 डेज, और अगर सर्विस प्रोवाइड किया है तो 61 डेज। एंड where it's not possible, so ये दो, फर्स्ट इज द पेमेंट ऑफ रिसिप्ट, पेमेंट जब रिसीव्ड हुआ है दैट डेट, और 31st और द 61st डे, whichever is earlier is the date of service। Okay, but where it is not possible to determine the time of supply in the three other case, date of entry in the books of account of the recipient is the date of supply। मतलब इन शॉर्ट, जब रिसिपेंट अपनी बुक में एंट्री करेगा दैट इज द डेट ऑफ सप्लाई। नाउ ये रिवर्स चार्ज का कुछ एग्जांपल्स है, यू कैन गो थ्रू इट। In this case, just you have to consider only two things: receipt of goods and payment by recipient. Out of these two dates, whichever is earlier is the time of supply। Okay, ignore the date of invoice issued or removal of the goods. But if the payment is not made, then you have to consider the 31st day or the 61st day। In case of goods, 31st day, and in case of service, 61st day। Okay, same things, same examples are here। Now the time of supply of vouchers. Vouchers means
कभी कभी वाउचर्स तुमको इश्यू होते हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज अपने वाउचर्स देती है, डिस्काउंट वाउचर्स देती है। कुछ मॉल में जाओगे तुम लोग तो तुमको वाउचर्स मिलते हैं। सो व्हाट इज द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ दिस वाउचर्स? सो उसमें डेट ऑफ इश्यू, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइड एट द पॉइंट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, मतलब जब वाउचर इश्यू हुआ है वो, कभी कभार ओपन वाउचर्स होते हैं। ओपन वाउचर्स मीन्स कि कभी भी तुम आओ और इसको रिडीम कर सकते हो, लाइफ टाइम ऑफर होती है। तो इन दैट केस, वो केस में व्हाट इज द डेट ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ सप्लाई इज द जिस पॉइंट पे या जिस दिन वो वाउचर इश्यू हुआ है, दैट इज द डेट ऑफ सप्लाई। बट in case if the voucher is going to be redeemed, okay, पर्टिकुलर डेट दिया है और वो पर्टिकुलर डेट के बाद वो वाउचर यूज नहीं हो सकता, देन द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इज द डेट ऑफ सप्लाई। ओके, ये वाउचर कौन से भी चीज के लिए हो सकता है? इट मे आइदर फॉर द गुड्स और मे फॉर द सर्विस। So these are the some examples of the supply of vouchers। कौन सी डेट को? फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इश्यू ऑफ वाउचर्स, then redemption of vouchers, and last date for acceptance of the voucher। So in this case, the issue of voucher, because there is a last date of redemption is the 1st November। Okay, so 1st November is the time of supply। In second case also, the 1st November is the time of supply। In third case, the goods are delivered on 1st November, vouchers are issued on 1st November, redemption of voucher is 14 December, and last date for acceptance of voucher is 30th October। Okay, in this case it is only valid for the 1 year, so that's why the date of time of supply is 14 December। Okay, and in the last case there is a no delivery of goods or the first service, but there is a issue of date of voucher and the redemption of voucher and last date is mentioned। So in that case, issue of voucher is the date of supply। Okay, so excluding third condition, in every condition, date of supply of voucher is the time of supply, but in third condition, the date of redemption of the voucher is the date of supply। Okay, so reschedule provision, that is if suppose कि कोई भी in for any reason you are not able to determine the time of supply, then it should be determined as due date for filing of such return if the period of return has to be filed, or a date on which the tax is paid। अगर तुम कोई भी कंडीशन में ऐसा कभी होता तो नहीं है, बट इन केस हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेट और द टाइम ऑफ सप्लाई, देन जो डेट को तुमको रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, सो डेट ऑन विच दैट रिटर्न इज टू बी फाइल्ड और द पेमेंट ऑफ टैक्स, whichever is earlier is the date of supply, time of supply। Okay, so time of supply and goods of service is nothing but the value addition। Time of supply for value addition by way of interest, late fee, penalty for delay payment or consideration shall be date on which the supplier received some additional value। So look, if there is a delay in payment, then supplier can charge some interest or penalty or late fee from the
डेटर्स, सो दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो वो जीएसटी, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दिस थिंग्स, एक्चुअली उसने वो पैसे के लिए कोई गुड्स नहीं बेचा है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, but at the time of issue of invoice he is having the condition that if you are not paying this amount within this much day, then I am going to be charged the late fee or the interest or the some penalty. Then this one is considered as a income for sale of goods and it is also subject to GST. So what is the time of supply for this additional payment received? That is the date on which the supplier received such additional value. Okay. Now change in rate of tax in respect of supply of goods. ठीक है, तो कभी कभी गुड्स के जो रेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो चेंज हो जाते हैं तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा वो कंफ्यूजन होती है और इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। तो जो इसके लिए ये सेक्शन 14 इज स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि कौन से रेट से तुमने वो गुड्स को टैक्स करना है। तो लुक, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, बिफोर, ये क्या है, बिफोर और आफ्टर का मतलब बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज। ओके, ठीक है, तो तुमने गुड्स सप्लाई किया है और सर्विस प्रोवाइड किया है बिफोर द चेंज, बट तुमने इनवॉइस कब बनाया, आफ्टर द चेंज ऑफ रेट, एंड पेमेंट भी रिसीव्ड कब किया, आफ्टर द चेंज ऑफ रेट। मतलब मैं जो गुड्स बेचता था उसके ऊपर समझो 18% जीएसटी था, अभी गवर्नमेंट को दया आया, लॉकडाउन है, ये हो गया, अभी उसके ऊपर समझो 9% जीएसटी हो गया, तो मेरा प्रीवियस रेट क्या था, 18%, न्यू रेट क्या है, 9%। तो अर्लियर ऑफ 2 and 3, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, अर्लियर ऑफ 2 and 3, 2 and 3 मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट, और बोलने की जरूरत नहीं है कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, न्यू रेट, दैट इज द 9%, क्योंकि मैंने बिल भी बाद में बनाया है और मेरे को पेमेंट भी बाद में आया है। ठीक है, अभी गुड्स सप्लाई कर दिया था पहले, बट और पहले ही इनवॉइस बना दिया था, पहले ही बिल बना दिया था, बट पेमेंट आया बाद में। तो पहले बिल बनाया तो ओल्ड रेट से ही बनाया होगा ना, मैंने ओल्ड रेट से ही मैंने बिल बनाया होगा, तो ओल्ड रेट से बनाया है, तो द टाइम ऑफ सप्लाई इज द 2, जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया है वो, और कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा। देन डेट ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विस मैंने सप्लाई कर दिया था बिफोर चेंज ऑफ रेट, बट मैंने इनवॉइस कब बनाया, आफ्टर चेंज, और मेरे को पेमेंट कब आया, बिफोर चेंज। तो मैंने सर्विस भी प्रोवाइड कर दी थी या गुड्स भी सेल कर दिए थे और मेरे को पेमेंट भी आ गया था, सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ इनवॉइस मैंने रेट चेंज होने के बाद बनाया है, तो मेरे को जो अमाउंट आया है वो तो ओल्ड रेट से ही आया है। सो माय डेट रेट एप्लीकेबल इज द ओल्ड रेट एंड द टाइम ऑफ सप्लाई इज द बिफोर, जिस दिन पेमेंट आया है वो दिन। ओके, अभी गुड्स एंड सर्विस मैंने आफ्टर प्रोवाइड किया है एंड डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर है, पहले बिल बनाया दिया था, बाद में गुड्स एंड सर्विस दिया उनको। ओके, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट भी मेरे को आया बाद में, दैट इज आफ्टर द चेंज ऑफ रेट। सो मैंने सर्विस भी आफ्टर प्रोवाइड किया है, पेमेंट भी आफ्टरवर्ड्स आया है, तो न्यू रेट शुड बी एप्लीकेबल एंड which date of payment is the date of supply or time of supply। ठीक है, मैंने इनवॉइस भी पहले बना दिया था, पेमेंट भी पहले आ गया था, बट सर्विस या गुड्स मैंने बाद में सप्लाई किया,
तो डेफिनेटली ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा, और डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो फर्स्ट होगा दैट इज द डेट ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर मैंने गुड्स और सर्विस बाद में प्रोवाइड किए हैं, डेट ऑफ इनवॉइस बाद में किया है, बट पेमेंट मेरे को पहले आ गया है, तो आई नीड टू चेंज द इनवॉइस, एंड द date of invoice is the date of supply or time of supply, and the new rate should be applicable। तो जिसने पेमेंट दिया है उसको मेरे को उतना टैक्स वापस देना पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा लेना पड़ेगा, इट्स डिपेंड कि टैक्स बढ़ गया है या कम हो गया है। ओके, सो दिस इज over here the time of supply। So any doubt about the time of supply you can ask। कोई डाउट है टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड तो तुम मुझे पूछ सकते हो अभी।